हेलो एवरीवन। आज है 13 नवंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए, व्हाट इज़ एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। द मिनिस्ट्री ऑफ, देखो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ रिसेंटली हाईलाइटेड द नीड टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर को हाईलाइट करने का, इसको अपडेट करने का अभी इन्होंने क्या कि भाई सोचा है कि भाई इसको अपडेट करना चाहिए। काफ़ी टाइम पहले इसको अपडेट किया गया था और ये चेंजेस क्यों करने के लिए बोला गया, अपडेट करने के लिए भी क्यों बोला गया, क्योंकि काफ़ी लोगों की उसके बाद में जन्म भी हो चुका है, काफ़ियों की डेथ भी हो चुके हैं, कई अपनी जगह से माइग्रेट भी कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट जो डेमोग्राफिक एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये सब डेटा पहले वाला जो है वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है, तो उसको अपडेट करने के लिए ये फिर से स्टार्ट करने की बातें की जा रही है। एनपीआर है क्या? एक तरह का डेटाबेस है जिसके अंदर लिस्ट होती है किन की, कि भाई कितने लोग किस एरिया के अंदर रहते हैं। ए यूजुअल रेजिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ एनपीआर इज अ पर्सन हु हैज़ रिसाइडेड इन अ प्लेस फॉर द 6 month और मोर, इंटेंड टू रिसाइड देयर फॉर अनदर 6 month और मोर। यहाँ पे क्या कहा गया है, कोई भी रेजिडेंट, कोई भी इंसान है, ठीक है, और वो एक जगह पे रहता है, लाइक 6 महीने से पहले, 6 महीने तक वो रह रहा है और आगे 6 महीने तक और रहने वाला है, तो उसको भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई द डेटाबेस ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन द कंट्री, कि भाई कंट्री के अंदर कितने लोग फिलहाल में रह रहे हैं। It is generated through the house-to-house enumeration during the house listing phase of the census। इस सेंसस को कलेक्ट करते समय, रिकॉर्ड करते समय हर एक घर में जाया जाता है, ठीक है, हाउस टू हाउस, और फिर हर एक हाउस को लिस्ट किया जाता है कि इस हाउस के अंदर कितने नागरिक रह रहे हैं, तो उनकी सारी थोड़ी बहुत डिटेल्स इसके अंदर मेंशन होती है। और ये पहली बार कलेक्ट किया गया था 2010 के अंदर, उसके बाद इसको अपडेट किया गया 2015 के अंदर, और अभी फिर से अपडेट करने की बात की जा रही है। लीगल बैकिंग की बात करें तो एनपीआर इज़ प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया जाता है, एंड द सिटीजनशिप रूल 2003। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। हर एक जो भारतीय नागरिक है उसको इसके अधीन क्या है ना, खुद को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो हमको हर तरह का डेटा इसके अंदर मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंट, इट इज़ कॉमन फाइंड अ डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन ऑन द डिफरेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, एनपीआर विल एलिमिनेट दैट। आपने देखा होगा कई बच्चे क्या है ना, अपनी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा लेते हैं, कई उम्र से कम करवा लेते हैं तो कई उम्र से ज़्यादा, और इससे क्या है ना, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर उनकी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ रहती है। तो जब एनपीआर को लिस्ट किया जाएगा, इसको अपडेट किया जाएगा, तब आपकी जो डीओबी यहाँ पे मेंशन करी जाएगी वही फाइनल मानी जाएगी। इट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट इट्स पॉलिसी बेटर एंड एड इन नेशनल सिक्योरिटी। It will help to target the government beneficiaries in a better way and also further cut down the paperwork and red tape in similar manner that Aadhaar has done। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे ही गवर्नमेंट के पास अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी, उनको पता होगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो किन को बेनिफिट पहुँचाएगी, ठीक है, और नंबर्स का भी एक्चुअल में पता लग जाएगा कि कितने लोगों को उनसे बेनिफिट हो सकता है, तो उस हिसाब से वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ऊपर से वन आइडेंटिटी कार्ड, इसको अपडेट करने के बाद जो गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर पूरे भारत का क्या है ना, हर एक नागरिक का एक सिंगल आईडी कार्ड हो, ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी हेल्प होगी। जैसे कि आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड, बैंकिंग कार्ड, पासपोर्ट, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है उनका डुप्लीकेशन होने से बचाया जा सकता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनपीआर और एनआरसी? अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप रूल 2003, एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन। कि भाई जो एनआरसी का जो प्रोसेस है उसका एक तरह से ये पहला स्टेप मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी तो लोगों को क्या है ना, लिस्ट किया जाता है, ठीक है, उनको ऐड किया जाता है, उसके बाद से यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन, कितने लोग रह रहे हैं। आफ्टर अ लिस्ट ऑफ रेजिडेंट्स is created during NPR, a nationwide NRC could go about verify the citizens from that list। जो NPR की जो लिस्ट होगी,
ठीक है, उस लिस्ट को मैच किया जाएगा फिर किससे, एनआरसी से, जिससे पता लगेगा कि हाँ ये भारत का सदस्य है या नहीं। हाउएवर अनलाइक द एनआरसी, एनपीआर इज़ नॉट अ सिटीजन एनुमरेशन ड्राइव। देखो जैसे कि एनआरसी है ना, उसकी तरह एनपीआर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है ना जो जो फॉरेनर्स है, जो 6 महीने से ज़्यादा हो गए उनको भारत में रहते हुए, तो वो भी खुद को रजिस्टर करवाएंगे किसके अधीन, एनपीआर के अधीन। तो इससे एनआरसी थोड़ा सा डिफरेंट है। What is NRC? National Register of Citizens. National Register of the Citizens, NRC, is a register prepared after the conduct of census of 1951 in respect to each village. यहाँ पे क्या है ना कि भाई एनआरसी एक तरह का रजिस्टर है जिसको प्रिपेयर किया गया था कब, जब 1951 के बाद जितने भी सेंसस होते आए थे ना, तो उसके अंदर जितने भी लोग भारत के नागरिक थे जो इसमें जुड़ते गए, तो उनकी एक तरह का रजिस्टर है जिसके अंदर पूरी उनकी डिटेल होती है, लाइक कौन से गांव में रहता है, ठीक है, उनका हाउस क्या है, क्या क्या उनकी होल्डिंग है, एवरीथिंग उसके अंदर नंबर और नेम वगैरह पर्सन के सारे मौजूद होते हैं। एनआरसी पहली बार पब्लिश किया गया 1951 में। सिंस देन इट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड फॉर द नेशन अनटिल रिसेंटली। तो उसके बाद से इसको अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको अपडेट किया गया केवल और केवल असम के अंदर। और गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि इसको पूरे इंडिया के अंदर क्या करा जाए, अपडेट किया जाए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एनपीआर और सेंसस के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखें तो द सेंसस इन्वॉल्व ए डिटेल्ड क्वेश्चनियर, देयर वर 29 आइटम्स टू फील्ड अप इन 2011 सेंसस एम्ड एट एलिसिटिंग द पार्टिकुलर ऑफ एवरी पर्सन इंक्लूडिंग एज का भी उसके अंदर ऐड किया जाएगा, सेक्स क्या है भाई, मेल है फीमेल है, और शादीशुदा है यानी बच्चे हैं कितने हैं, ऑक्यूपेशन क्या, बर्थ प्लेस क्या, मदर टंग क्या है उसकी, उसका धर्म क्या है, उसकी डिसेबल है या सही है, मतलब ये सब की सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन की जाएंगी। लाइक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है या शेड्यूल ट्राइब से या जनरल कास्ट से, तो ये सब कुछ उसके अंदर डेटा है ना ऐड किया जाता है। ऑन द अदर हैंड एनपीआर की बात करें तो इसके अंदर डेमोग्राफिक एरिया कहाँ पे रहता है और ऊपर से जो हमारी बायोमेट्रिक डिटेल्स है वो ऐड की जाती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो ये वाला है ना, ये तो है पूरा सेंसस का, और ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एनपीआर की। लीगल बेसिस की बात करें तो द सेंसस इज़ लीगली बैक्ड बाय सेंसस एक्ट ऑफ 1948, और जो एनपीआर है वो एक तरह से जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। व्हाट इज़ सिटीजनशिप एक्ट 1955? The Citizenship Act 1955 provide a various way in which the citizenship may be acquired. इसके अंदर बताया गया है अगर किसी को भारत की नागरिकता लेनी है तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको फुलफ़िल करने पड़ेंगे, और उन्हीं क्राइटेरिया की बात की गई है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर कि भाई आप जन्म से यहाँ का नागरिक कैसे बन सकते हो, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, ये सारी की सारी मैंने ना पॉलिटी के चैप्टर्स मैंने कवर कर रखे हैं कुछ, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखी है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। इन एडिशन इट रेगुलेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ OCI कार्ड होल्डर एंड देयर राइट्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको जो चैप्टर्स मैंने करवा रखे उसके अंदर मिल जाएंगे, तो एक बार जाके विजिट कर लेना। CAA 2019 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 2019 के अंदर, तो उसने किसको अमेंड किया था, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसके अंदर क्या बात की गई थी कि भाई इट प्रोवाइडेड सिटीजनशिप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहाँ पे बोला गया था कि जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी अब वो धर्म के बेस पे करी जाएगी, जो 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनको, जैसे कि हिंदू हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर ये कहाँ से आते हो, पाकिस्तान से आते हो या अफ़गानिस्तान से आ रहे हो या बांग्लादेश से आए हो। कब आए हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले अगर ये भारत के अंदर घुसे हों किसी भी वे से, इलीगल हो या लीगल हो, तो इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इनको जो फॉरेनर्स एक्ट है 1946 और जो पासपोर्ट एक्ट है 1920 उससे भी क्या रिहा कर दिया जाएगा, आई मीन एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, छूट दे दी जाएगी। तो इन पे किसी भी तरह के इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे। द टू एक्ट स्पेसिफिकली पनिशमेंट फॉर द एंटरिंग द कंट्री इलीगली एंड स्टेइंग हियर फॉर एन एक्सपायर्ड वीज़ा एंड परमिट्स। तो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है
या फिर आप कंट्री के अंदर इलीगली एंटर हुए हो, तो आपके खिलाफ जो एक्ट जो कार्रवाई होगी वो होगी जो फॉरेनर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, और जो पासपोर्ट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका वीज़ा टर्मिनेट हो गया हो तो। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फ़िलहाल एक प्रण लिया है कि हम वृंदावन और जो मथुरा पिलग्रिमेज सेंटर है इसको कार्बन न्यूट्रल बना देंगे 2041 तक। तो इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पे नेट ज़ीरो एमिशन होगा, और ये एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफ़ी बड़ी मात्रा में उभर के आएगी, ठीक है, काफ़ी अच्छे वे से निकल के आएगी। दिस विल बी द फर्स्ट सच कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान फॉर द टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। कि भाई जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कोई ऐसे प्लेस के लिए कार्बन न्यूट्रल प्लान बनाना ये पहला है भारत के अंदर ऐसा कुछ, ठीक है। व्हाट आर द मेजर अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दिस टारगेट? द टूरिस्ट व्हीकल विल बी बैंड फ्रॉम द एंटायर ब्रज रीजन, ठीक है। जो ये जो मथुरा वृंदावन का जो एरिया है वहाँ से जितने भी टूरिस्ट व्हीकल्स हैं इनको बैन कर दिया जाएगा, जो भी डीजल पेट्रोल के व्हीकल्स हैं। केवल और केवल यहाँ पे क्या है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इन्हीं को अलाउ किया जाएगा। 252 वाटर बॉडीज़ और 24 फॉरेस्ट को फिर से रिवाइव किया जाएगा। द प्लान डिवाइड द एंटायर रीजन इनटू 4 क्लस्टर्स, 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा पूरे एंटायर रीजन को, और जिसके अंदर क्या है ना, हर एक रीजन के अंदर क्या है ना कि कितनी 2 ऑफ द 8 की सिटीज़, मतलब जो 8 सिटीज़ है ना, तो हर एक रीजन में 2 को डिवाइड कर दिया जाएगा। आई मीन जो 4 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, हर एक पार्ट के अंदर 2 मेजर सिटीज़ को ऐड किया जाएगा। द आइडिया इज़ टू फॉर्म द स्मॉल सर्किट परिक्रमा पाथ, क्योंकि भाई परिक्रमा पाथ्स को भी वहाँ पे बनाया जाएगा, जिसके बाहर घूम के हम क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं ना। जैसे कि मंदिर के अंदर भी ऐसी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे इंसान पूजा वूजा करके अपनी परिक्रमा करता है, तो वो आप पैदल भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी कर सकते हो। अगर आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह जाना है तो इलेक्ट्रिक मिनी बसेस रहेंगी, वहाँ से आप जा सकते हो। अब बात करते हैं मथुरा वृंदावन की कल्चरल सिग्निफिकेंस की। पहली बात तो मथुरा किसकी बैंक पे सिचुएटेड है? यमुना रिवर की। इट इज़ अबोर्ड ऑफ द कृष्ण लॉर्ड कृष्णा एंड इट हैज़ अ ग्रेट रिलीजन सेंसिटी अमंग द हिंदूज। इट हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। इट इज़ मैंशन इन द एपिक रामायणा, रामायणा के अंदर भी इस जगह का मेंशन किया गया, इसके बारे में बात की गई है। इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड दैट मथुरा वाज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ कुषाण किंग कनिष्का। जो कुषाण किंग कनिष्का थे उनकी यहाँ पे क्या रही है, मथुरा कैपिटल रही है। सम ऑफ द फेमस टेम्पल सच एज बांके बिहारी टेम्पल, गोविंद देव टेम्पल, रंगजी टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल यहाँ पे मौजूद है। व्हाट इज़ नेट जीरो कार्बन एमिशन, जिसके बारे में बात हो रही है वो है क्या? इट इज़ रेफर टू एज कार्बन न्यूट्रलिटी विच डज नॉट मीन दैट कंट्री और स्टेट वुड ब्रिंग डाउन द एमिशन टू जीरो। तो इसका मतलब देखो, कार्बन न्यूट्रलिटी का सीधा सीधा मतलब क्या है कि देखो, आप कार्बन को ख़त्म नहीं कर सकते आने से, ठीक है। जितने भी इंडस्ट्री वगैरह रहेंगी, व्हीकल्स रहेंगे, तो वहाँ से कार्बन का एमिशन होगा, कार्बन तो बिल्कुल छोड़ा जाएगा। लेकिन क्या है ना, जो हम जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको अगर इतनी लिमिट में कर दें कि भाई जितनी कार्बन दिन में छोड़ी जा रही है उसको वो वापस क्या है ना ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर लें, ठीक है। मान लो कोई भी चीज़ है 100 ग्राम क्या है ना हमने इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दी, और जो हमारे पेड़ पौधे थे उन्होंने वो 100 ग्राम वापस ले भी ली, तो ये क्या हो गया, एक तरह से न्यूट्रल हो गया, ठीक है। एक दूसरे को काट दिया तो वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसको बोलते हैं एमिशन इज़ ज़ीरो, कि भाई नेट ज़ीरो, ठीक है, इसको पूरा ज़ीरो बना देंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात करी गई है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना एटमॉस्फेयर से, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उससे क्या है ना जो एमिशन है वो एक तरह से बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो इंडिया की तरह ही करीबन 70 कंट्रीज़ ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि जो ये कार्बन का एमिशन है उसको ज़ीरो कर देंगे बाई 2050। इंडिया ने भी ऐसा ही प्रण लिया है कि 2070 तक हम भी इसको ज़ीरो कर देंगे। और कहाँ पे लिया था, जो COP26 हुई थी, कहाँ पे हुई थी, ग्लासनो में हुई थी। ग्लासनो कहाँ पे है, यूके के अंदर। और नेक्स्ट कहाँ पे होने वाली है, मैं दोबारा ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो 27 है वो कहाँ पे होगी, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। अब बात करते हैं पिग से क्या था ना, एक दिल निकाला गया, ठीक है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन था,
ठीक है ना, इसकी जीन एडिटिंग हुई थी और फिर इसको इस इंसान के अंदर लगाया गया, जिसकी जो कि करीबन करीबन इससे 61 डेज तक जिंदा रहा। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसके अंदर क्या करा जाता है ना, एडिंग एंड रिमूविंग द जीन्स विद जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिएट जीन एल्टर्ड पिग सेल्स। कि भाई देखो, जो सूअर के जो सेल्स हैं उनके अंदर है ना हमारे सेल्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और उससे सेम कॉपीज़ उसके जो सूअर है, पिग है, उसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जो वो ऑर्गन बनेगा ना, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है, मान लो मेरा सेल उसके अंदर डाला है, ठीक है, तो जो वो ऑर्गन जो उसके अंदर बनेगा तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा मेरे ऑर्गन की तरह, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, कह सकते हो सेम। और फिर उससे क्या है ना, देखो ये इसकी एम्ब्रियो के अंदर डाला और ये फिर एक नई एम्ब्रियो बनी और इससे फिर नए पिग बन गए, ठीक है, 3 सूअर बन गए। अब क्या है ना, इनके अंदर जितने भी ऑर्गन होंगे वो मेरी बॉडी के जैसे होंगे, ठीक है, मेरी बॉडी का ही हिस्सा मान लो। अब उनका दिल निकाल लिया हमने कि भाई वो दिल भी मेरे जैसा होगा, इन्होंने मेरे में इंसर्ट कर दिया। अब क्या है ना, इस चीज़ को बोलेंगे कि भाई इसको क्या बोलेंगे, पूरी प्रोसेस को जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी पेशेंट को, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेनी पड़ेगी, जिससे क्या है कि मेरी बॉडी जो मेरे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हर एक शरीर के अंदर होती है, उनको सिग्नल ना पहुँचे कि ये जो ऑर्गन है इसके अंदर डाला गया है ये इसका नहीं है, तो वो पता नहीं लगने देती। सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पता नहीं लगने देगी तो सीधी सी बात हो, इस पर अटैक नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे तो ये काम करता रहेगा। और अगर शरीर को पता लग गया कि भाई बाहर से घुसेड़ा है ये इसके अंदर, ठीक है, ये अपना है नहीं, और वो फिर लग जाएंगे उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने, और वो फिर उसको रिजेक्ट कर देगा, बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी, और उससे क्या है ना, इंसान की जान के मतलब जान उसकी जा सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट टुक अ लॉन्गर देन यूजुअल टू बीट फॉर द ह्यूमन रिसीवर इन द फर्स्ट एवर ट्रांसप्लांट ऑफ जीन एडिटेड पिग। मैंने कहा था ना कि मेरी बॉडी का जीन या फिर सेल के अंदर जो मेरी बॉडी का जो जीन था वो किसके सेल के अंदर डाल दिया गया, जो सुअर था उसकी एम्ब्रियो के सेल के अंदर डाल दिया गया। और वो जो एम्ब्रियो है उससे फिर बाद में क्या बन गया, जाके जो बड़े बड़े पिग्स बन गए थे, सुअर बन गए थे, और उनका दिल निकाल के फिर मेरे अंदर डाल दिया। ये वाला सीन था। जीनो ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्व द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ नॉन ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गन इनटू ह्यूमन रेसिपिएंट। कि भाई जो नॉन ह्यूमन था, मेरा तो था ही नहीं, ठीक है, था तो सुअर का ही, भले ही मेरे सेल डाल रहे हो, कुछ भी डाल दिया उसके अंदर, तो मेरा नहीं था ना। तो मेरा मेरा कोई टिश्यू था नहीं और फिर भी घुसेड़ दिया मेरे अंदर, बताओ। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इन द रिसेंट हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम द पिग टू ह्यूमन, जीन एडिटिंग was adopted to remove a sugar in its cell which is responsible for the hyperfast organ rejection। एक कोई ऐसा मटेरियल था जिसकी वजह से मेरे शरीर को पता लग सकता था कि भाई ये क्या है, ये मेरे अंग का हिस्सा नहीं है, ठीक है, मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं था। तो उस चीज़ को ही हटा दिया, जो भी हैं डॉक्टर साइंटिस्ट थे इन्होंने उसको ही हटा दिया, तो मेरे शरीर को जल्दी से पता ही नहीं लगेगा, छुपा दिया उसको। तो उसको, वो एक तरह का शुगर था, ठीक है, शुगर पार्टिकल था, तो उसको हटा दिया, जिससे क्या है ना, जो बॉडी के अंदर जो हाइपर फास्ट ऑर्गन रिजेक्शन होती है वो नहीं हो पाई, और इसी वजह से करीबन 61 डेज तक ज़िंदा रह पाया। सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात कि सूअर को ही क्यों लिया गया, है ना, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई सूअर को ही क्यों लिया गया और किसी को क्यों नहीं लिया गया। तो बात ऐसी है कि भाई सूअर की जो बॉडी के जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर है वो हमारी जो बॉडी के ऑर्गन स्ट्रक्चर से ज़्यादातर उसी से मेल खाता है, ठीक है, तो क्लोज आइडेंटिकल है, पहली बात तो हमसे। दूसरी बात, ये 6 महीने के अंदर ही वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तो मतलब हमको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा हमारे ऑर्गन को रेडी करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से इनको चूज़ किया गया था। और ऊपर से आपको पता होगा, अगर ये चीज़ है ना सक्सेसफुल हो जाए अच्छे से, तो इससे काफ़ी बड़ी समस्याएं सोल्व हो सकती हैं। लाइक हर साल 25 से 30 हज़ार लीवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है। लीवर को ट्रांसप्लांट करने के लिए मतलब इतने मरीज़ होते हैं, 25 से 30 हज़ार, जिनके लीवर्स ख़राब हो रखे होते हैं, आधों के हो रखे होते हैं बीड़ी सिगरेट से, कुछ बच गए किससे, उनके हो गए दारू वारू पी के, ठीक है ना।
तो आजकल के जो बच्चे होते हैं ना कि ब्रेकअप हुआ और मुँह लगाई बोतल की और ख़त्म कर दिया, तो ये काम मत किया करो, वरना एक गिनती आपकी 20 में ही है। लेकिन इन द एंड हमको रिसीव कितने होते हैं साल के, करीबन करीबन 1500 भी शायद पूरे एग्जैक्ट तो नंबर किसी को भी नहीं पता होता, और ना ही इनका एग्जैक्ट नंबर, ये कहीं ज़्यादा मिलेंगे और ये कहीं कम मिलेंगे। पिग्स आर इंक्रीजिंगली बिकम पॉपुलर कैंडिडेट फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर ही बड़े हो जाते हैं और ऊपर से कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी सस्ता हो जाता है। अब बात करते हैं ब्लैक सी क्रेन इनिशिएटिव। ठीक है, ब्लैक सी कहाँ पे है? तो ये तो वही है ना जहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, फ़िलहाल युद्ध हो रखा है, कहाँ पे? रसिया और यूक्रेन में। तो इसके अंदर क्या था, ये इनिशिएटिव था, इसको रशिया ने फिर से ज्वाइन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। द ब्लैक सी क्रेन इनिशिएटिव एंडेवर्स टू टैकल द एस्केलेटिंग फूड प्राइसेस एंड एमनेटिंग फ्रॉम द सप्लाई चेन डिसरप्शन बिकॉज ऑफ रशियन एक्शन इन द वर्ल्ड्स ब्रेड बास्केट। तो देखो क्या सीन है ना कि यहाँ से रसिया से और यूक्रेन से काफ़ी बड़ी मात्रा में वीट हो गया, ठीक है भाई, गेहूँ हो गया, या फिर सनफ्लावर हो गए, या फिर सनफ्लावर का ऑयल हो गया, ये सब इंपोर्ट होता था दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, ये एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज़ में। तो वो है ना रुक गया। अगर वो रुक गया तो सीधी सी बात है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर क्या है, खाने की कमी हो जाएगी। खाने की कमी होगी तो जो बचा कुचा खाना है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और उससे क्या है और भी चीज़ें भी महंगी होएगी, भूखमरी भी होगी। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए भाई इन दोनों देशों के बीच में समझौता कराने के लिए कौन कौन बीच में है, यूनाइटेड नेशन आया, ठीक है, और टर्की आया। और ये दोनों ने आके रसिया और यूक्रेन की बात करवा दी, भाई ठीक है आप समझौता कर लो, और जो ये इन चीज़ों का निर्यात यहाँ से होता था, ठीक है, कि क्या हो गया ये गेहूँ और जो खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, तो आप इनको वापस से दूसरी जगहों पे भेजने दो, क्योंकि आपके किसानों को भी नुकसान हो रहा है और वहाँ पे भूखमरी फैल रही है। तो इस चीज़ को ये दोनों मान गए और इन दोनों ने मिलके इस इनिशिएटिव को साइन करवाया गया। कहाँ पे साइन हुआ? ये इस्तांबुल के अंदर हुआ। कब हुआ? जुलाई 2022 में हुआ। Initially stipulated for a period of 120 days, the deal was to provide a safe maritime humanitarian corridor for Ukrainian export। कि भाई जो यूक्रेन से जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं जो रिलेटेड टू ये खाने पीने की है, तो उनको क्या है ना एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा। The central idea was to calm the market, ensuring the adequate supply of grains, therefore limiting the food prices inflation। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई जो खाने की जो चीज़ों के इतने इतने दाम बढ़ रहे थे ना, उसको रोकने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। रोल ऑफ JCC, एक एक और ऐसा ही एक क्या है ना कमेटी है, JCOP, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन एक्शन ऑफ प्लान, ऐसा ही है ना। तो इसको है ना एक बार आप बताइएगा इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रियाँ शामिल थी और ये रिलेटेड टू किस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये JCPO। सॉरी मैं ही नाम भूल गया, चलो कोई ना, देखते हैं। द डील पुट इन प्लेस अ जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर JCC comprising senior representative from the रशिया, टर्की, यूक्रेन एंड UN ओवरसाइड द कोऑर्डिनेशन। कि भाई ये सब उसके अंदर मिले हुए थे। कौन कौन? रसिया हो गया, टर्की हो गया, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन हो गया, इन सब ने मिलके इस चीज़ को फिर आगे बढ़ाया। और इसके अंदर क्या स्टेप लिया गया कि भाई जितने भी जो भी एक कमर्शियल शिप है इनको रजिस्टर करना पड़ेगा इस सेंटर के अकॉर्डिंग। कौन से सेंटर? जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर। और फिर उसको मॉनिटर किया जाएगा कि भाई उसके अंदर कोई भी, देखो उसके अंदर है ना कोई ऐसे कमर्शियली वो नहीं चला सकता कि भाई आप किसी को सेफ पैसेज नहीं दे सकते, कोई इंसान वहाँ से निकल नहीं सकता। और ना ही उसके अंदर आप जैसे कि कोई भी गोला बारूद है ना, वहाँ पे तो लड़ाई हो रखी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप वहाँ पे नहीं करोगे। और हाँ, तो ये सब आप एक बार देख लेना। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो जो यूक्रेन है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस चीज़ का? वीट का हो गया, मेज़ हो गया, मक्का हो गया, राइप सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया।
और जैसे ही ये दुनिया को नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे भूखमरी आएगी, और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये सब किया गया है। तो एक बार को देख लेना है। अप्रोक्सीमेटली 9.8 मिलियन टन जो ग्रेन है फिलहाल तक शिप हो चुका है इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग। और जो लोग अपना जो ये ग्रेन्स को होल्ड करके रखे हुए थे ना, रोक के रखे हुए थे, उनको भी इसको अब बेचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको दबा के बैठे रहेंगे। तो ये था आज का चैप्टर। और हाँ, उसका क्या नाम था, JCPA। ठीक है, POA मतलब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी, एक बार को फिर भी देख लेना आप। और ये किससे रिलेटेड था और कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें शामिल थी, मध्यस्थता किसने की थी, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम पेज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।